की बात करी यहाँ तक हो गया था डी निकालना है इसको डिस्कस करेंगे तो उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कहा गया था कि ये अर्थ हमारे पास जो है यहाँ से अर्थक्वेक से वेव्स चली है और ये डेप्थ डी निकालनी है और हमने यहाँ तक की बात लिख ली थी कि डेल्टा टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी अपॉन वीएस माइनस डी अपॉन ये 2 मिनट दिया हुआ था 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। बी मुझे निकालना है डी कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन वीएस वीएस कितना है 4 और वीपी 8 इसे घटा देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 120 तो डी आ जाएगा 120 इंटू 8 960 किलोमीटर। चलिए आगे एडिंग लिखेंगे। Concept of one dimensional heading लिख रहे हैं अपन concept of one dimensional simple harmonic wave concept of one dimensional simple harmonic wave तो चलिए बात करते हैं वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक वेव का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि हम सिंपल हार्मोनिक वेव की बात कर रहे हैं और इस वेव की ओरिजिनेशन के लिए हमें यहाँ पर बात यूं समझनी है कि जैसे एक रस्सी है इस रस्सी को जैसा उस सिरे पर वहां कहीं बांध दिया है और यहाँ पर एक एंड मेरे हाथ में है और मैंने उस रस्सी को ऐसे टाइट खींच रखा है और मैं अपने हाथ को रस्सी का ये अभी रस्सी बिल्कुल फ्लैट नजर आ रही है कोई भी यहाँ पर मोशन मूवमेंट वाइब्रेशन कुछ भी नहीं है रस्सी में मैंने यहाँ पर रस्सी को इस पॉइंट से पकड़कर ऐसे वाइब्रेट कराना है। वाइब्रेशन ऐसा होगा कि मैं अपने हाथ को रस्सी के इस एंड से पकड़कर रस्सी के इस एंड को यहाँ पर क्या कराना चाहता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम कराना चाहता हूँ। तो जो वेव के अंदर वाइब्रेशन जनरेट होंगे वो रस्सी के अंदर जनरेट हुए वाइब्रेशन भी कैसा मोशन परफॉर्म करेंगे एसएचएम ही परफॉर्म करेंगे क्योंकि हम क्या है सोर्स और हम एज ए सोर्स हम इस रस्सी को ऐसे वाइब्रेट करा रहे हैं ऐसे इस तरीके से वाइब्रेट हम इसे लगातार कराना चाहते हैं। तो होगा क्या गौर से समझिएगा। सबसे पहले कहानी शुरू हुई t बराबर 0 पर t बराबर 0 पर जो हमें यहाँ पर रस्सी नजर आ रही है कि रस्सी कैसी नजर आएगी फिलहाल स्ट्रेट यहाँ पर कोई अभी वाइब्रेशन हमने दिया नहीं है। अब t बराबर 0 से रस्सी के सिरे को पकड़कर मैं ले जाता हूँ एक्सट्रीम तक। एसएचएम कैसे होता है बता देता हूँ। मेन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम वापस मेन पोजीशन फिर नेगेटिव एक्सट्रीम और फिर मेन पोजीशन हो गया ऐसे। तो यहाँ मेन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम t/4 वापस यहाँ आने में भी t/4 यहाँ आने में भी t/4 वापस आने में भी ऐसे t/4 के कितने सेक्शन हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं और हम t बराबर 0 से इस रस्सी के इस एंड को चलाना चाहते हैं ऊपर की ओर और जैसे यहाँ पर ऊपर की ओर चलाएंगे यहाँ पर टाइम हो जाएगा t/4 और इस t/4 टाइम में रस्सी की शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी।
भाई सीधी सी बात है, अगर आप रस्सी को झटके से ऊपर ले जाते हो तो शेप कैसा हो जाएगा? मान लो ये अपना हाथ है, इस हाथ को अगर मैं झटके से ऊपर ले जाता हूं तो इस हाथ का शेप ऐसा हो जाएगा। तो ये जो लूप बना है, ये जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, ये पैटर्न कितनी देर में क्रिएट हुआ है? तो आप कह सकते हैं ये पैटर्न हमारा T/4 टाइम में क्रिएट हुआ है, कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा और आगे की बात सुनिएगा। अब यहां पर क्या होगा कि अब जो पॉजिटिव एक्सट्रीम तक रस्सी का ये सिरा ले जा चुका हूं, अब इसे किधर लाऊंगा? नीचे। ऊपर से जब नीचे लाऊंगा तो उतनी देर में क्या होगा बेटा? ये जो वेव यहां पर क्रिएट कराई गई है, ये जो सेक्शन आपने यहां पर क्रिएट कराया है, ये यहां पर अपनी जगह से कहां सरक जाएगा? जैसे ये यहां पर है और उतनी देर T/4 से वापस मेन पोजीशन आने में और T/4 लगेगा। उस और T/4 में ये वाली वेव जो जनरेट हुई है कहां सरक जाएगी? आगे। तो इस तरीके से ये सरक कर कहां आ गई? आगे। और आप इस रस्सी को क्या कर चुके हो? यहां से इस तरीके से ऊपर ले जाकर नीचे ला चुके हो, तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा? एक कंप्लीट इस तरीके का शेप क्रिएट हो जाएगा, जिसमें ये वाला वो हिस्सा है जो कौन से इनिशियल उस T/4 टाइम में क्रिएट हुआ था, जो ट्रेवल होकर आ गया है, और अगले T/4 टाइम में आप यहां से यहां तक का ये शेप क्रिएट करा है। और इस कंप्लीट शेप को, इस टोटल टाइम, यहां तक में टाइम कितना हो चुका है बेटा? T/3। इस T/2 टाइम में एक जो वेव, एक जो शेप क्रिएट हुआ, इसे क्या कहते हैं अपन? क्रेस्ट। सही बात। अब क्या होगा? ऐसा नहीं है कि ये रुके रहेंगे, ये लगातार चलते रहेंगे। तो हमें यहां पर ये सीखने को मिलता है कि यहां पर ये जो शेप हमने बनाए हैं, ये शेप अगले और T/4 टाइम में कितना और आगे सरक जाएंगे? इतना। समझ रहे बात को? तो इतना और आगे सरक जाएंगे, और हम इस एक्स्ट्रा T/4 टाइम में क्या काम करते हैं? हम और जब यहाँ T/2 से चलना शुरू करेंगे तो नीचे तक लेकर जाएंगे, और टाइम कितना लगेगा? 3T/4। और उतने में ये रस्सी का आकार कैसा हो जाएगा? ऐसा। नहीं? तो जब ऊपर ले गए और नीचे लाए तो क्या बना? क्रेस्ट। यहां से नीचे लाए तो क्या बना? ग्राफ का आधा हिस्सा। और जब हम इस अंत में इस पार्टिकल को यहां से कहां लाएंगे? वापस मेन पोजीशन। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? T। और उतने में अपने को इस तरीके से ये वेव शेप मिलेगा, जिसमें आप बना सकते हैं कुछ ऐसा। तो बराबर 4 टुकड़ों में जब हम, और ये तो कंप्लीट एसएचएम हो गया। इसके बाद आप लगातार अगर ऑसिलेट कराएंगे तो यही सेम टाइम क्या होगी? रिपीट होगी। रिपीट होगी। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि पूरे पूरे टाइम टी में हमने जो हमारा ये एंड था, इसको एक पूरा ऑसिलेशन करा दिया। उतनी पूरी देर में आपको क्या मिला? एक तो क्रेस्ट और एक ट्रफ। और इस क्रेस्ट और इस ट्रफ को मिलाकर, यानी यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी होती है, उसे आप क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं ना बेटा। और यही सेम पैटर्न हम रिपीटेडली बार बार क्रिएट कराते जाएंगे, और यही पूरा ग्रुप मिलकर यही इस तरीके का फॉर्मेशन जो एनर्जी को आगे लेकर जाता है, लगातार एनर्जी फायर पर आगे चली जाती है, इसी को क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। इसी को कौन सी वेव कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक वेव कहते हैं। और ये वेव उस वायर के अलोंग एक ही दिशा में, यानी वायर के अलोंग वन डायमेंशनली चल रही है, इसलिए इसका नाम क्या कहा हमने? वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक वेव। तो आप यहां से क्या सीख जाते हैं? आप सीख जाते हैं कि टी वो समय है जितनी देर में वेव लेंथ कितनी क्रिएट हो गई? लैम्डा। एक पूरी वेव
एसएचएम पर अगर आपको लेके जाऊं तो आपको शायद ये भी पता हो कि जितनी देर में टी टाइम लगता है, ये टी टाइम जो होता है कंप्लीट ऑसिलेशन का जो टाइम होता है, इतनी देर में फेज एंगल कितना ट्रेवल होता है बेटा? 2π। अरे हाथ के दाम आप कहते हैं ना बेटा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम ले जाना मतलब फेज एंगल 90, फिर मीन पोजीशन आना मतलब 180, और वापस मीन पोजीशन इधर नेगेटिव साइड जाकर फिर आना टोटल 360 डिग्री। इस तरीके से अपने को यहाँ पर अलग अलग फेज वाइज ये शेप बनते मिलते हैं। समझ रहे बात? अब ध्यान से सुनिए, यहां पर ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहां पर इतना ऊपर गया, यानी ये क्या हो गया इसका एम्पलीट्यूड हुआ कि नहीं? तो यहां पर हर का सारे के सारे पार्टिकल कितने ऊपर जाएंगे? सेम हाइट से ऊपर। ये गया ना, ये भी तो सेम हाइट एक ही ऊपर गया, तो हर पार्टिकल यहां पर सेम हाइट ऊपर जाएगा, सेम हाइट नीचे जाएगा। कौन डिसाइड करेगा ये? हमने 80 का इसका पकड़ा हुआ है ना, अगर मैं इसे 2 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड पर ऑसिलेट कराता हूं तो वेव का एम्पलीट्यूड कितना आएगा? 4 पर ऑसिलेट कराता हूं तो 5 पर ऑसिलेट कराता हूं, यानी एम्पलीट्यूड कितना होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? सोर्स कौन है? दूसरी बात, 1 सेकंड में मैं एक वेव बनाता हूं तो आपको यहां एक वेव दिखेगी। अगर मैं 1 सेकंड में 2 वेव बनाता हूं तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी ये भी कौन डिसाइड करेगा? मान लो मैंने यहाँ 10 फ्रीक्वेंसी डिसाइड करी, तो अपन 1 सेकंड में कितनी वेव बना देंगे? 10। और हर पार्टिकल के पास वही तो वेव पहुंच रही है, यानी हर पार्टिकल की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी? यानी हर पार्टिकल जो यहाँ पर आपको रस्सी में नजर आ रहा है, इस हर पार्टिकल के पास सेम फ्रीक्वेंसी, सबका टाइम पीरियड भी, सबका एम्पलीट्यूड भी, और सबकी मेन पोजीशन से दूरी अलग अलग है कि नहीं है? अरे हाँ, कोई मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पर है, कोई मेन पोजीशन से थोड़ा कम एक्सट्रीम से पास है, कोई मेन पोजीशन के और पास है, कोई मेन पोजीशन से नेगेटिव साइड है। तो जब आप यहाँ पर कहते हैं कि एसएचएम और एसएचएम में मीन पोजीशन और मीन पोजीशन से अगर अलग अलग डिस्टेंस पर पार्टिकल होता है तो अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से सबका फेज एंगल भी अलग अलग होता है। अरे हाँ ना? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जब वेव ट्रैवल करती है, हर पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट करेगा, बट उनका फेज एंगल क्या होगा? डिफरेंट होगा। हर पार्टिकल का फेज एंगल क्या होगा बेटा? अलग अलग। फेज एंगल का मतलब क्या होता है? फेज एंगल बताता है पार्टिकल की पोजीशन, और हम जानते हैं हर पार्टिकल की पोजीशन अलग है, कोई यहाँ 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 है। तो हर पार्टिकल का फेज यानी हर पार्टिकल की मेन पोजीशन के अबाउट डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगी। तो सारे पार्टिकल्स का यहाँ पर अपने को फेज एंगल अलग अलग मिलेगा, और बाकी सारी चीजें क्या मिलेगी? सही है मतलब? अब समझिएगा, तो अगर मैं यहां पर कुछ चीजें डिसाइड करता हूं, एम्पलीट्यूड, तो आप यहां पर एम्पलीट्यूड की मुझसे डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, आप सीधी सीधी बात जानते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट करते टाइम मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन।
टाइम पीरियड कैपिटल टी क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड क्या होता है? इसको दो तीन तरीके से अपन कह सकते हैं। मैं आसान आसान दो तरीके आपको बता देता हूँ। एक तो अगर मैं यहाँ पर अपने हाथ के मोशन को देखूं तो अपना हाथ का मोशन देखना, गया आया गया आया। तो अब यहाँ से टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करूंगा कि रस्सी के या सोर्स का एक कंप्लीट ऑसिलेट होने में जितना समय लगता है वही क्या होता है? टाइम पीरियड कैपिटल टी। या आप ये भी कह सकते हैं कि आपने देखा कि कंप्लीट टाइम टी में एक कंप्लीट वेव शेप इंक्लूडिंग क्रेस्ट एंड ट्रफ जनरेट हो चुका है। तो एक कंप्लीट वेव बनने में जितना समय लगता है वो भी टाइम पीरियड कह सकते हैं। अरे हाँ, यस सर। तो सेम टाइम है, जितनी देर में एक ऑसिलेशन यहाँ कंप्लीट हुआ उतनी देर में एक पूरी पूरी वेव बन गई है ना? तो हम यहाँ पर टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं ऐसा कैसा? Yes, sir. Time taken by wave to travel one complete wavelength या time taken by particle to complete one oscillation. इसके बाद नंबर 3 पर अपन बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। बेटे फ्रीक्वेंसी आप सब शायद जानते हो बेहतर कि फ्रीक्वेंसी और कुछ नहीं होता है 1/d। ऐसा निकालते हम जानते हैं, जैसा कि मैंने बात किया था, मैं 1 सेकंड में एक बार ऑसिलेट करा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में 2 बार ऑसिलेट करा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में 3 बार ऑसिलेट करा रहा हूं तो अगर 1 सेकंड में 3 ऑसिलेशन हुए, रिपीट कर रहा हूं, 1 सेकंड में 3 ऑसिलेशन, तो एक ऑसिलेशन को कितना टाइम मिलेगा? 1/3। तो अगर t सेकंड में n ऑसिलेशन होते हैं तो यहां से अपने को पता लग जाएगा कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको किससे लिखते हैं? ओमेगा। अब ओमेगा के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है बेटा? सबसे पहली बात, ओमेगा बराबर 2π/t, ऐसे सिंबल जानते हैं। और यहां से इसी 1/t को क्या लिखा जा सकता है? n। तो ओमेगा बराबर 2π। वेव नंबर केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है न्यू आर, और वेव नंबर को यहाँ पर किस तरीके से लिखते हैं? आप क्या कहते हैं? न्यू आर बराबर 1/। इसका मतलब क्या है ये मैं समझा देता हूँ, बेहतर आपको यहाँ पर ये चीज पता होनी चाहिए। हम क्या कहते हैं? वेव नंबर की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। अब ध्यान से देखना, लैम्डा लेंथ में कितनी वेव? एक। लैम्डा लेंथ में कितनी वेव? एक। ये देखो, यहां से यहां तक टोटल इस पूरी लेंथ को लैम्डा कहते हैं और इसी को एक वेव कहते हैं। तो लैम्डा लेंथ में कितनी वेव? एक वेव। तो पर यूनिट लेंथ में 1/λ, और इसी को क्या कहते हैं? न्यू बार। तो ये क्या हो जाएगा? 1/λ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी है n, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? उस n को 2π से मल्टीप्लाई किया, नहीं?
शब्द रिपीट कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी को किससे लिखा? जिसका फॉर्मूला क्या है? मुझे फ्रीक्वेंसी की बजाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो क्या किया? उस एन को यहाँ क्या है? वेव नंबर, जिसको किससे लिखना है? और अगर मुझे एंगुलर वेव नंबर लिखना है यानी के लिखना है तो क्या करेंगे? 2 पाई से उस वेव नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और वेव नंबर किसके बराबर है? तो क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय 2 पाई क्या है? एंगल। 2 पाई क्या है? तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर मीटर। लैम्डा डिस्टेंस है, लैम्डा दूरी है, तो लैम्डा अगर मीटर में है तो रेडियन पर मीटर, लैम्डा सेंटीमीटर में है तो रेडियन पर सेकंड। सही बात। इसी तरीके से इस ओमेगा की यूनिट देख लो। ओमेगा में ऊपर कौन है? 2 पाई। 2 पाई कौन है? एंगल। एंगल मतलब और नीचे कौन है? टाइम। टाइम मतलब वेवलेंथ ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूं। वेवलेंथ को सिंपल लैम्डा से लिख देते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। वेवलेंथ का मतलब सिंपल ये है कि एक पूरा क्रेस्ट और एक पूरा ट्रफ मिलकर ये लैम्डा कहलाता है, या फिर एक क्रेस्ट से अगले क्रेस्ट के बीच की दूरी को भी लैम्डा कह सकते हो। ये वेवलेंथ की डेफिनेशन हो जाती है। वेव वेलोसिटी, इस बात को हम यहां पर पहले समझा देते हैं कि मैंने यहां पर रस्सी अपने हाथ में खींच कर पकड़ी हुई है और मैं बस यहां पर रस्सी को ऑसिलेट करा रहा हूं और क्रेस्ट और ट्रफ बन रहे हैं और क्रेस्ट और ट्रफ को मुझे धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो ऑटोमेटिक ट्रैवल कर। किस पर? रस्सी पर। किस पर? रस्सी पर। कितनी तेज ट्रैवल करेंगे? कितनी तेज ट्रैवल करेंगे ये डिपेंड करेगा रस्सी के प्रॉपर्टीज पर कि रस्सी कैसी है, कितनी मोटी है, कितनी बारीक है, कितना टेंशन है, इन सब गुणों पर डिपेंड करता है जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमने नहीं देखा है, हमने बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जब मेरा काम है ऑसिलेट कराना और ये ऑसिलेट कराने के बाद जो क्रेस्ट और ट्रफ बन रहे हैं ये कितना स्लो जाएंगे या कितना तेज जाएंगे ये कौन डिसाइड करेगा? रस्सी कौन है? मीडियम। रस्सी कौन है? यानी जो वेव वेलोसिटी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम। वहां से वहां आर पार अगर मीडियम सेम है तो वेव के चलने की वेलोसिटी भी सेम होगी और सेम होगी। फिजिक्स में क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस वेलोसिटी को लिखने के लिए फॉर्मूला क्या लगा दिया जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से वेव वेलोसिटी निकालनी है और आप सब जानते हैं कि देखो इस समय तक मैंने जो कलाकारी की उस वजह से वेव कितना भागकर आगे बढ़ गई। तो हम यहां से क्या कह देंगे कि अगर मैंने समय की जगह क्या रखा? t, तो डिस्टेंस की जगह क्या रखा? यही वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, जिसमें आप गौर से देखेंगे तो ये नीचे 1/t नजर आ रहा है। 1/t को ही m लिखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? m। तो ये मुद्दा फिलहाल है ना। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं वेव वेलोसिटी के लिए और वेव वेलोसिटी को हमने v से डिनोट किया और क्या लिखा? लैम्डा बाय t। वेव वेलोसिटी को ही हमने क्या में कन्वर्ट कर दिया? n लैम्डा। और सुनिए आप यहां पर क्या जानते हैं कि हम क्या ओमेगा बराबर 2 पाई n लिख सकते हैं? तो क्या n बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई लिख सकता हूं? क्या आप यहां पर k बराबर 2 पाई बाय लैम्डा लिख सकते हैं? अरे हाँ ना। तो लैम्डा बराबर 2 पाई बाय k लिखा जा सकता है। और ये दोनों वैल्यूज यहां पर रखो, यानी v बराबर n की जगह लैम्डा की जगह 2 पाई से 2 पाई, तो यहां से v बराबर ये फॉर्मूला विशेष रूप से हमें ध्यान रखना। ये फॉर्मूला विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है।
ये फॉर्मूला अपने को सबको ध्यान रखना है यूनिट के साथ। ये फॉर्मूला अपने को सबको ध्यान रखना है यूनिट के साथ। सही बात है? यस।
हो गया दूसरा मजे भैया देखिए हो गया दूल्हे के तेरी टी-शर्ट किसको भेज दी क्या दूल्हे वाले को कब से नो सब बोला नहीं पहन दिया दूल्हे वाले को भेज दी ये भाई क्या कह रहा है ये इसमें स्मार्ट लगता है उसको ऐसा लगता है ये सही बोला सर
ये लिखा है वेव वेलोसिटी मीडियम की प्रॉपर्टी है। देखा भैया कितनी खतरनाक आवाज है यार इसकी यार। मतलब ये बैठ के 5 मिनट बात कर लेना पास में तो थप्पड़ मार दो इसको। बड़ा कर रहा हूँ भाई, बड़ा बहुत अच्छी आवाज है। थप्पड़ मार फायदा है इसकी आवाज का। जनरली लोग जल्दी पहचान लेते हैं भीड़ में भी। कहना ही चाहता हूँ जैसे ये कहीं किराने की दुकान पे कुछ ले गए और सबसे पहले इसी को देगा, 2-4 बार बोलेगा ना भैया दे दो, वो बोलेगा ले भाई तू पहले जल्दी ले और निकल। जनरली अभी तो ये बहुत ज्यादा काम आता होगा क्योंकि अभी जैसे कोई कचौड़ी समोसा खाने गया, पोहे खाने गया, जल्दी आ जा, अंदर किसको फ्री कर दे, ले भाई तू पहले जल्दी आ भैया दे क्या सर हो गया। एक को आगे बैठा तो पहली बार हो गया कि क्या बात है वो बन गया। अरे वो जो क्या नाम इसका पिंकी अली नाम है क्या फरार हो गया कहाँ से था वो कोई आइडिया दोस्तों जयपुर से जयपुर ही था सर जब बढ़ने आगे जयपुर चलिए कथा आगे बढ़ाते हैं। जी सर आपका नाम से महाराज लगा लेना equation of one dimensional plane progressive लिखना equation of one equation of one dimensional
plane progressive harmonic wave. अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पर हम जो जानना चाहते हैं वो है इक्वेशन। मैं सीधी इक्वेशन लिखूंगा और उसके एलिमेंट्स को यहां पर अपन समझेंगे। तो यहां पर सबसे पहला स्पेसिफिक चीज जो है वो ये है कि हम जिस वेव की इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं वो क्या है, एक हार्मोनिक, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करती वेव है, यानी उसका हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, ऐसा चल। दूसरी बात कि यहाँ पर हम एक दिशा में वन डायमेंशनली मूव करती वेव की बात करना चाह रहे हैं, और उस वेव की इक्वेशन होती है कि इफ दैट वेव इज प्रोपगेटिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, तो जो वेव की इक्वेशन बताई जाएगी वो बताई जाएगी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। सुनते जाना, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे क्या है, हम जानना क्या चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि जब किसी रस्सी में इस तरीके से वेव ट्रैवल करी, तो पहली बात तो मैंने जिस दिशा में इस वेव को प्रोपगेट कराना है उसे यहां पर डीओपी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, क्या बोलना है, प्लस एक्स। और यहां पर इस रस्सी के पार्टिकल्स को जो मैं ऑसिलेट करा रहा हूं, इस रस्सी के पार्टिकल्स का ऑसिलेशन किस एक्सिस के अलोंग माना है, वाई एक्सिस, यानी ये हो गया वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। The particle is vibrating in y-axis and wave is traveling along the x-axis. उस वेव की इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। ऐसा क्यों होता है बेटे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जब हम एसएचएम की बात करते थे तो हम एसएचएम में क्या कहते हैं, सिर्फ एक पार्टिकल होता है। इस पार्टिकल की मेन पोजीशन यहाँ पर फिक्स होती है और इस मेन पोजीशन के अबाउट ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है। यहां इस रस्सी में आपको एक नहीं अनंत पार्टिकल नजर आएंगे। अगर आप यहां देखोगे तो यहां वाला पार्टिकल अपनी जगह पर अपना एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, यहां वाला पार्टिकल अपनी जगह पर अपना एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, यहां कोई पार्टिकल है तो वो अपनी जगह पर अपना एसएचएम कर रहा है, यानी हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम यहां पर परफॉर्म करता नजर आ रहा है, और सबका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम। अपनी जगह पर सबका अपना अपना एसएचएम। कितने पार्टिकल है इनफाइनाइट। तो इसीलिए आप यहां पर क्या समझते हैं कि यहां पर x और t ये दोनों वेरिएबल होते हैं, यानी अलग अलग पोजीशन पर, जैसे यहां पर पोजीशन हो गई x1, x2, x3, x4, ऐसे बहुत सारी अलग अलग x पोजीशन है, इस वजह से x भी वेरिएबल है, और किसी एक जगह पर खड़ा पार्टिकल समय के साथ अपनी जगह पर ऊपर नीचे लगातार वाइब्रेट भी कर रहा होता है। अब मान लो आपने इस पार्टिकल पर फोकस किया, तो ये पार्टिकल किसी समय t पर अपनी मेन पोजीशन से कितनी हाइट पर होगा, यानी आप जानना क्या चाहते हैं, y, और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो उसी y को जानने के लिए ये इक्वेशन हमें समझाई जाती है। इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, गौर से समझिएगा बेटा। आप जानते हैं कि जब हम यहां पर इस वेव में आगे बढ़ेंगे, ये पूरी की पूरी चीज क्या लिखी हुई है, गौर से लिखना, ये यहां पर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टोटल फेज एंगल। टोटल फेज एंगल किसी भी पार्टिकल को अगर आप पकड़ते हो तो उस पार्टिकल का फेज किसके साथ बदलेगा, टाइम के साथ। किसके साथ बदलेगा, और अगर इस पार्टिकल के बजाय इस दूसरे पार्टिकल को बदला तो हमने यहां से यहां तक देगी, फेज में अंतर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कैसे आएगा, गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। माना इन दो पार्टिकल्स के बीच का अंतर है x, या कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो ज्यादा बेहतर ये है
कि यहां से ये पार्टिकल कितनी दूरी पर है, x दूरी है। आप क्या जानते हैं कि लैम्डा दूरी में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, कि लैम्डा दूरी जो है, इस लैम्डा दूरी में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री या 2π3। अब लैम्डा दूरी में कितना फेज डिफरेंस, और यूनिट डिस्टेंस में कितना फेज एंगल, तो x डिस्टेंस में कितना फेज एंगल, 2π/λ इंटू, और 2π/λ को ही क्या कहते हैं, तो k इंटू, यानी ये kx किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये kx नहीं, ये kx रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस डिपेंडेंट फेज। ये फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल फेज। ये ओमेगा टी किसे रिप्रेजेंट करेगा, टाइम डिपेंडेंट फेज। टाइम डिपेंडेंट फेज का मतलब क्या है, ये भी आप समझ लो कि आप जानते हैं टी टाइम की अगर मैं बात करता हूं, टोटल कैपिटल टी टाइम की बात करता हूं, तो टी टाइम में फेज कितना बदलेगा, अरे टी टाइम में फेज कितना बदलेगा, तो पर यूनिट टाइम में, तो स्मॉल टी टाइम में, और इसी 2π/t को क्या लिखते हैं। तो यहां पर मुझे पता है कि जब हम वेव के प्रोपगेशन की बात करते हैं तो समय भी लगातार चेंज हो रहा है, और पार्टिकल दर पार्टिकल डिस्टेंस x भी लगातार चेंज हो रही है। यानी जब मैं फेज एंगल की बात करूंगा, पार्टिकल की पोजीशन y निकालने के लिए फेज एंगल की बात करूंगा, उसमें टाइम का रोल भी होगा, x का रोल भी होगा, और इनिशियल फेज का भी रोल होगा। तो इनिशियल फेज को तो मैंने फाई लिख दिया, टाइम के रोल को बताने के लिए हमें क्या टर्म मिली, डिस्टेंस के टर्म को बताने के लिए जहां के क्या है, एंगुलर वेव नंबर 2π/λ। बस आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में चलेगी तो यहाँ कौन सा साइन लगाना है, माइनस। और अगर वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में चलेगी तो आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी वो सब कुछ सेम रहेगा, ओमेगा टी, बस यहाँ क्या कर देंगे प्लस। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहां पर कहता हूं जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, तो आपको यहां पर लिखना चाहिए y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस या प्लस के एक्स प्लस फाई, जहां ये y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, यहां ये a क्या है, एम्पलीट्यूड, यहां ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेव नंबर, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इस ओमेगा को क्या जानते हैं, 2π/t या 2πm। ये k क्या है, एंगुलर वेव नंबर, k बराबर 2π/λ। और यहां पर ये जो हमारा माइनस है ये किसे बताता है, प्लस एक्स डायरेक्शन में जाती वेव को, और यहाँ ये प्लस किसको बताता है, माइनस एक्स डायरेक्शन में जाती वेव। और ध्यान से समझना कि अगर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, ओमेगा टी माइनस के एक्स देखने को मिलता है, तो हमने क्या सीख लिया कि इस कंडीशन में वेव किस दिशा में जा रही है, अगर यहीं पर हमें ओमेगा टी प्लस के एक्स मिलता तो हम क्या समझते, कभी कभार
ऐसा हो जाता है कि सवाल में आपको दिया जाता है kx माइनस ओमेगा। अब kx माइनस ओमेगा टी दिया जाएगा तो हमें क्या समझ में आना चाहिए कि ये प्लस एक्स में जाएगा या माइनस एक्स वाली को रिप्रेजेंट करेगा, ये मुझे सोचना है, ये मुझे समझना है। तो इसको समझाने का तरीका क्या है, गौर से देखिएगा। हमने कहा कि यहाँ पर वेव को किस प्रकार से रिलेट किया है, साइन kx माइनस ओमेगा। हम पता करना चाहते हैं कि ये वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगी या माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर क्या होगा बेटा कि हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे और जैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे ये क्या बन जाएगा, ओमेगा टी माइनस kx। और आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में एएसटीसी रूल से मैं एक बात बता देता हूं कि साइन माइनस थीटा अगर लिखा होता है तो उसको एएसटीसी रूल से आप लिख सकते हैं साइन फाई प्लस थीटा, साइन फाई प्लस थीटा। उसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। इसका मतलब kx माइनस ओमेगा टी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ओमेगा टी माइनस kx में, यानी इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया और ओमेगा टी माइनस x में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये वाली वेव भी किसमें जाएगी, प्लस एक्स डायरेक्शन। तो मैं एक बार आपको ध्यान से समझा दूं, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, गणित में ना उलझना, सिंपल बात एक बार रिपीट करता हूं, गौर से सुनना। हम यहां पर कहना चाहते हैं कि अगर कभी को इस जगह पर, इस डब्बे में, इस बॉक्स में, इस ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स जैसा लिखा हुआ है, यानी वेव किस दिशा में प्रोपगेट कर रही है। अगर इसके बजाय के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा है तो भी पॉजिटिव, दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव माइनस, दोनों नेगेटिव माइनस। समझ रहे हैं बात को कि अगर यहां पर उस डब्बे में ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखा हो, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, वेव किस दिशा में जा रही है, माइनस ओमेगा टी और माइनस वी के एक्स लिखा हो, याद रह जाएगा। सवाल करेंगे, भर के सवाल करेंगे तो और बेहतर याद रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें। और यहाँ पर ये याद रख लो कि ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो पलट भी देंगे तो भी प्लस एक्स डायरेक्शन, इसको और आसान यूं कहते हैं कि दोनों प्लस या दोनों माइनस, एक प्लस एक माइनस, समझे, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस एक्स डायरेक्शन से ट्रैवल करती वेव, दोनों प्लस या दोनों माइनस तो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। लिख भी देता हूं, और ध्यान से सुनो। अब आपको इस वेव की इक्वेशन पर एक मिनट और काम की बात है, रुक जा। रोक लेगा तो यहाँ पर जो हमारे पूरे या मॉड्यूल या जो भी जहां पर भी आपको सवाल मिलेंगे, इस पर आधारित सवाल कैसे होंगे वो मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा। वेव इक्वेशन दे दी जाएगी, सवाल में वेव इक्वेशन दे दी, अब आपसे पूछा जाएगा कि आप इस वेव की फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी। तो अगर मान लो आपसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, तो बताए आप सबसे पहले कहां अटैक करेंगे, ओमेगा। और एक बार अगर आपने ओमेगा निकाल दिया तो टी लिख दोगे। अब बात ये आती कि ओमेगा कहां मिलेगा भाई, आपको ढूंढना है ओमेगा मिलता है टी का कोएफिशिएंट, टी का जो भी कोएफिशिएंट होगा वही ओमेगा होगा। ओमेगा से ही मुझे टाइम पीरियड मिलेगा, ओमेगा से ही मुझे फ्रीक्वेंसी एन मिलेगी। सही बात है। दूसरी बात, यहां पर पूछा जाता है वेवलेंथ। अगर मुझे वेवलेंथ ढूंढनी है तो मुझे पता है वेवलेंथ इस पूरी इक्वेशन में कहां छिपी है, के के अंदर, क्योंकि के बराबर
तो अगर मुझे वेव लेंथ तो पूछी गई है तो मैं कहां टेक करूंगा ए पर, और ये कहां मिलेगा एक्स के पास। हो गई बात? तीसरी बात, वेव प्लस दिशा में जा रही है या माइनस दिशा में जा रही है, इसके लिए सारी बातें मैं लिख चुका हूं यहां से यहां। तीसरी बात की कंप्लीट हो गई। चौथी बात कि मुझे पता है यहाँ साइन या कॉस का फंक्शन है तो वेव कैसे परफॉर्म करेगी, ऐसे परफॉर्म करेगी। यहाँ से मुझे क्या देखने को मिलेगा, एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा। चौथी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूछा जाएगा वेव का नेचर। वेव नेचर ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडिनल है, ये हमसे पूछा जाएगा। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पार्टिकल का वाइब्रेशन किस एक्सिस पर हो रहा है तो कहां से पता लगेगा, यहां से। तो फिलहाल यहाँ क्या एक्सिस है, y। इसका मतलब y एक्सिस के अलाउंग पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। क्लियर? y लिखा है ना, y लिखा है। दूसरा, अब ये x क्या बताता है कि वेव किस दिशा में जा रही है, x एक्सिस के अलाउंग जा रही है। जैसे यहां से हमने बात की कि वेव किस दिशा में जा रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किसने बताया, इसने, x ने। तो यहां से मुझे यहां देखकर पता लगेगा क्या, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और यहां देखकर पता लगेगा वाइब्रेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। में भी दो संभावनाएं हो सकती है, प्लस एक्स भी हो सकता है और प्लस एक्स और माइनस एक्स कैसे क्लियर होगा, ये प्लस माइनस का चिन्ह देखकर। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर वेव प्लस एक्स में जा रही है, पार्टिकल y में वाइब्रेट कर रहा है, तो वेव नेचर, अगर यहाँ x है और यहाँ भी x ही होगा, यानी वेव y में x में ही जा रही है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी x में ही है, लॉन्गिट्यूडिनल। यहाँ y, यहाँ y, यहाँ z, यहाँ z, यहाँ y, यहाँ z, यानी जब जब परपेंडिकुलर, जब जब सेम एक्स है, कुल मिलाकर ये सारी बातें पूछनी है। अब इनके सवालों का है कि आप लिखे रहेंगे। क्या फायदा आप जाने का?
हाँ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मतलब ये दो चीजें पता होनी चाहिए मुझे y पता होने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए x और दोनों चीजें अगर मुझे पता है अगली क्वेश्चन तो मैं पार्टिकल का देखा
वो सब वो क्या करना है साइन अरे मालिक ये वाली चीज है। अगर सवाल आएंगे आगे कि लिखा होगा साइन kx माइनस ओमेगा टी और आपको उसको कन्वर्ट करना होगा ओमेगा टी माइनस kx में, तो आपको इस चीज को ये लिखना आना चाहिए। क्या लिखेंगे? kx माइनस ओमेगा टी को पहले तो अलग देंगे और प्लस आई कर देंगे। कैसे लिखते हैं? यहाँ दो चीजें लिखी हुई है, y और x। ये x देखकर हमें क्या पता लगेगा? डायरेक्शन ऑफ, ये देखकर हमें क्या लगेगा? अगर ये x और ये y परपेंडिकुलर होते हैं तो वेव नेचर, अगर यहाँ x होगा और यहाँ भी x होगा तो पैरेलल होगा, और अगर ये पार्टिकल का वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पैरेलल नजर आ रहा है तो वेव नेचर लॉन्गिट्यूड। मतलब वो मतलब y होगा तो x होगा, उसको बस ब्रेक करेगा, राइट? इजी है भैया जी?
इधर वाला लिख लीजिए ये So ये लिखा क्या हो गया यस चलिए तो सबसे पहले हो गया सवाल में बात कर लेते हैं जो हमने सीखा उसी के हिसाब से जवाब देना है कि वीओपी यानी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल देखना है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देखना है तो अब x में भी प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है यहाँ, तो हमने देखा एक तो यहाँ पर पॉजिटिव और ये वाला, तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग वेव जा रही है। और जैसे ही मुझे वीओपी और ये परपेंडिकुलर नजर आता है वेव नेचर,
सही है। तो बिल्कुल बाकी की भी एक बार आप देख सकते हैं कि वीओपी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एक्स, डीओपी माइनस एक्स, क्योंकि दोनों प्लस है और एक्स है तो लॉन्गिट्यूड। वीओपी वाई और डीओपी जेड, जेड या माइनस जेड? माइनस जेड दादा, दोनों माइनस है ना, दोनों माइनस है, इसीलिए माइनस है। और y और z परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्स। यहां वीओपी एक्स नो प्रोपगेशन प्लस y, क्योंकि y तो है पर यहां बीच में माइनस है, एक अकेला माइनस है और इसीलिए नेचर लॉन्गिट्यूड है। What do you connect one? नहीं मिलाया तो होमवर्क लिख लो, एक्सरसाइज में एक सेट आ रहा है। चलो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों सही है। पावला है क्या? फ्रीक्वेंसी एन होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है। तो अगर मैं पूछूं इस क्वेश्चन में एक बार और सारी बातें जितनी हमने सीखी है उन सारी बातों को अगर एक बार रिकॉल करें तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन प्लस एक्स, नेचर ऑफ वेव, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है तो एम्पलीट्यूड, यूनिट क्या होगी? तो देखो बेटा यहाँ y की जो यूनिट है वही एम्पलीट्यूड की यूनिट होगी, तो y की यूनिट क्या है? तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलती है? ओमेगा की मदद से, ओमेगा की मदद से। तो सबसे पहले ओमेगा देख लो कितना है? 200 पाई। और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो n बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, नहीं? तो n बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो और ओमेगा है 200 पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई खा जाओ 100 हर्ट्ज। टाइम पीरियड निकालना है तो 1/n होता है ना, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1/100 सेकेंड। पॉइंट पॉइंट पे आप बदलना जानते हैं। वेवलेंथ निकालना है तो किस पर ध्यान देना पड़ेगा? k पर, और k कितना है? π/9। तो अगर वेवलेंथ लिखना है तो लैम्डा बराबर 2 पाई बाय k, तो 2 पाई और k की वैल्यू π/9, पाई से पाई खा जाओ और कितना आ जाएगा? 18। अब वापस से यूनिट की बात होगी तो वेवलेंथ के लिए किसका मदद लिया? k का, k के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? x, और x की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो इस लैम्डा की यूनिट भी क्या होगी? सेंटीमीटर। वेव स्पीड के लिए हम दो फॉर्मूले जानते हैं बेटा, v बराबर n लैम्डा भी जानता हूं और ओमेगा बाय k भी जानता हूं, ये याद रखना बेटा। वेव स्पीड के लिए
P बराबर n लैम्डा या फिर ओमेगा बाय जहां मुझे पता है ओमेगा भी आसानी से नजर आ रहा है और k भी आसानी से नजर आ रहा है, इसीलिए हम यही प्रेफर करेंगे और ओमेगा की जगह 200 पाई लिख दूंगा और k की जगह पाई बटे 9, पाई से पाई खा जाओ, 9 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होकर 1800 सेंटीमीटर पर सेकंड या 18 मीटर पर सेकंड आ जाए। लास्ट किसकी वेलोसिटी पूछिए? पार्टिकल। वो भी कौन सी? मैक्सिमम। पार्टिकल करना क्या है? एसएचएम। एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? 3 पोजीशन पर कितनी? ओमेगा है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यानी वीपी मैक्स पूछा है तो फॉर्मूला लगेगा ओमेगा ए। ओमेगा कितना है? 200 पाई और ए कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 2000 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। जो मैंने एक्सरसाइज में दिया ना 118 उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग। हमने एक ही क्वेश्चन में सारी बातें पूछी है। प्रैक्टिस करोगे आपको थोड़े थोड़े फॉर्मूले बहुत बेहतर याद रह जाएंगे। एक और बार लास्ट फाइनल टच दे लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने पूछा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या हो जाएगा? x और y, x और t, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस। नेचर ऑफ वेव कैसा हो जाएगा अगर नेचर भी पूछ डालूं तो? ट्रांसवर्स। और वेव वेलोसिटी क्या बोला अभी मैंने? कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद रखेंगे? ओमेगा कहां मिलता है? टी के साथ। ओमेगा कहां मिलता है? टी के साथ क्या लिखा हुआ है? ये कहां मिलता है? एक्स के साथ। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? पाई से 1 बटे यूनिट कहां से आएगी? सेंटीमीटर। ठीक है, धन्यवाद।
अरे ये किसी ना नहीं यार मेरी संगत के लग जाता है इसका लिख लेना यार मेरे पढ़ा 3 बजे से ना भाई किस तरह स्टार्ट कर दिया सब्जेक्ट सब हो गया अरे आप गणित देखो कैसे चल रहा है उसका नोट्स देख लो मेरा नोट्स देख लो फोटो ले गया अरे भाई साहब धर्मों में ना भाई तुम नोट्स देख लो बकवास कर रहे हैं